हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाकू योद्धा में हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि अभी मैं आप सभी को सीजी व्यापम में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस करवा रही हूँ, जिसमें मैं आप सभी को लास्ट टाइम जो वीडियो प्रोवाइड करवाई थी फ्रेंड्स, वो सीजी व्यापम में जो भी इंडियन जीके से क्वेश्चंस पूछा गया था, ठीक है, आरआई का एग्जाम और साथ ही संपरीक्षा के कुछ क्वेश्चंस मैं उसमें डाली थी। तो वो सारे क्वेश्चंस कवर करवाई थी और साथ ही उसमें जो साइंस के क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो भी कवर करी थी। तो आज भी फ्रेंड्स उसी सीरीज़ में मैं ये पार्ट 2 आप सभी को प्रोवाइड करवा रही हूँ, जिसमें भी मैं आप सभी को सीजी व्यापम में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो कवर करवाऊंगी। ये सारे क्वेश्चंस फ्रेंड्स आप सभी को मैं जो आने वाला एग्जाम है मंडी निरीक्षक, उसके लिए सैंपल के तौर पर प्रोवाइड करवा रही हूँ कि किस प्रकार के क्वेश्चन जो है सीजी व्यापम पूछता है। तो आप सभी जो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, आप सभी को डेफिनेटली कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा और आप सभी ने अगर पढ़ लिया है तो आपकी प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए मैं ये वीडियो अब स्टार्ट करती हूँ। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन फ्रेंड्स सम परीक्षा के जो कुछ क्वेश्चंस बचे हुए थे उन क्वेश्चंस को भी मैं इसमें ऐड करी हूँ, ठीक है। तो ये उसी का ही क्वेश्चन है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति की स्वाविवेकी शक्तियाँ नहीं है। राष्ट्रपति मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर संविधान से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन से अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो अगर 6 क्वेश्चन पूछता है तो संभावना ये रहता है कि 6 में से 3 क्वेश्चन, कितना 3 क्वेश्चन राष्ट्रपति से पूछ दिया जाए। राष्ट्रपति से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप सभी जो है राष्ट्रपति से रिलेटेड कोई भी कॉन्सेप्ट है उसको मत छोड़िएगा, अच्छे से इनके शक्तियाँ जो है, इनके कार्य जो है सबको पढ़ लीजिएगा। तो देखिए स्वाभिव्यक्ति शक्ति देखते हैं अपन, ठीक है। क्या बोला गया है यहाँ पर, स्वाभिव्यक्ति शक्तियाँ नहीं हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ना ज़रूरी होता है। तो कौन सा इनमें से स्वाभिव्यक्ति शक्ति नहीं है, देखिए ऑप्शन ए दिया हुआ है, मीन्स ऑप्शन नहीं है ये, आप सभी को पॉइंट्स दिए हुए हैं, फिर ऑप्शन जो है वो नीचे हैं। लोकसभा के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करना। तो लोकसभा के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करना ये राष्ट्रपति की स्वाभिवेकी शक्ति नहीं होती है, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। फिर सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या दिया हुआ है, मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करना। तो मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति जो राष्ट्रपति हैं वो प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार करते हैं, ठीक है। तो ये भी इनकी स्वाभिवेकी शक्ति नहीं है। तो ये हो गया सेकंड पॉइंट। फिर थर्ड है शासकीय विधेयक को सिफारिशों सहित वापस भेजना। तो ये जो थर्ड है फ्रेंड्स, ये स्वाभिवेकी शक्ति है, ठीक है। राष्ट्रपति की ये स्वाभिवेकी शक्ति होती है कि अगर उनके पास कोई भी विधेयक जो है स्वीकृति के लिए गया है तो वो उन्हें एक बार वापस कर सकते हैं सिफारिशों सहित। तो इस प्रकार ये स्वाभिवेकी शक्ति है राष्ट्रपति की, और हमें क्या देखना है, राष्ट्रपति की स्वाभिवेकी शक्ति कौन सी नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पॉइंट जो है वो गलत हो जाएगा जो क्वेश्चन है पूछा गया उसके आंसर के लिए। उसके बाद देखिए चौथा पॉइंट दिया हुआ है विधेयक को रोक लेना। तो ये भी जो है राष्ट्रपति की स्वाभिवेकी शक्ति होती है कि वो किसी भी विधेयक को अपने पास रोक लें, ठीक है। तो ये दोनों जो है, ठीक है, कौन कौन सा तीसरा और चौथा ये राष्ट्रपति की स्वाभिवेकी शक्ति के अंतर्गत आता है। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी को ये पता होना चाहिए कि कोई भी जो विधेयक है, ठीक है, वो अधिनियम तभी बनता है जब राष्ट्रपति अंतिम स्वीकृति दे देते हैं। मीन्स लोकसभा और राज्यसभा से पारित होकर कोई भी विधेयक जो है वो अंतिम स्वीकृति के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। तो राष्ट्रपति की ये स्वाभिवेकी शक्ति होती है कि वो उस विधेयक को वापस कर दे, एक बार पुनर्विचार के लिए भेज दें, ठीक है, या फिर रोक कर रख लें। और देखिए फ्रेंड्स, अगर राष्ट्रपति जी के द्वारा जो विधेयक है उसको पुनर्विचार के लिए भेज दिया गया, ठीक है, किसके पास, लोकसभा राज्यसभा के पास, और पुनर्विचार करके जो लोकसभा राज्यसभा है वो फिर से अगर राष्ट्रपति को उसी विधेयक को थोड़ा बहुत संशोधन करके या फिर बिना संशोधन के वैसे ही भेज देते हैं, तब उस कंडीशन में जो राष्ट्रपति हैं वो उस विधेयक पर अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य होते हैं। मीन्स कहने का मतलब यह है कि वो केवल एक बार ही पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, ये उनकी स्वाभिवेकी शक्ति होती है। अब आगे देखते हैं अगला, संसद का सत्र बुलाना। तो ये जो संसद का सत्र बुलाना है फ्रेंड्स, ये राष्ट्रपति की स्वाभिवेकी शक्ति नहीं होती है, ठीक है। इस प्रकार ये हमारे क्वेश्चन के आंसर के लिए तीसरा पॉइंट हो गया, क्योंकि संसद का सत्र जो है राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार बुलाते हैं। उसके बाद देखिए छठवां पॉइंट, विदेश यात्रा करना। तो ये भी राष्ट्रपति की स्वाभिवेकी शक्ति नहीं है, ठीक है। तो ये मिल गया हमारे लिए चौथा पॉइंट हमारे क्वेश्चन के आंसर के लिए। अब देखते हैं
लास्ट वाला पॉइंट 7वें नंबर का, शासन के विषय में किसी जानकारी के लिए प्रधानमंत्री से कहना, तो ये राष्ट्रपति की स्वाविवेकी शक्ति होती है। तो हमारे क्वेश्चन के लिए ये आंसर नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि किसी भी विषय में जानकारी लेना प्रधानमंत्री से, ये जो है वो राष्ट्रपति की स्वाविवेकी शक्ति होती है। और हमें क्या देखना है, इनमें से कौन सा राष्ट्रपति की स्वाविवेकी शक्ति नहीं है। तो हमने क्या देखा, पहला, दूसरा, ठीक है, पांचवा और छठवां, ये राष्ट्रपति की स्वाविवेकी शक्ति नहीं है। तो देखते हैं ऑप्शन, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें ये दिया हुआ है। तो देखिए पहले में तो पहला फिर तीसरा दे दिया, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। क्या दे दिया गया, पहला फिर तीसरा दे दिया गया है, क्योंकि जो तीसरा है वो स्वाविवेकी शक्ति है और हमें क्या देखना है, स्वाविवेकी शक्ति नहीं है। उसी प्रकार से अगर बी वाला ऑप्शन देखते हैं, तो देखिए बी वाले ऑप्शन में क्या दे दिया गया है, हम यहीं से उठा लेते हैं। क्या दे दिया गया है, शासन के विषय में किसी जानकारी के लिए प्रधानमंत्री से कहना, तो ये तो राष्ट्रपति की स्वाविवेकी शक्ति होती है। और ये वाला ऑप्शन दे दिया गया, तो ये भी कटेड, क्योंकि राष्ट्रपति की स्वाविवेकी शक्ति कौन सी नहीं है, हमें क्वेश्चन में ये पूछा गया है, ठीक है। तो जो शासन के विषय में किसी जानकारी के लिए प्रधानमंत्री से कहना, ये राष्ट्रपति की स्वाविवेकी शक्ति होती है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी गलत। अब देखते हैं अगला ऑप्शन। अगला ऑप्शन जो है पहला, सेकेंड, ठीक है, पांचवा और छठवां, तो यही हमारा सही ऑप्शन है, ठीक है। देखिए पहले में क्या था, प्रधानमंत्री नियुक्त करना था, जो कि राष्ट्रपति की स्वाविवेकी शक्ति नहीं थी, ठीक है। किस कंडीशन में, जब लोकसभा में बहुमत दल का जो नेता होता है उसके कंडीशन में, ठीक है। देखिए ऑप्शन को अच्छे से पढ़ लेंगे, लोकसभा के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करना, ठीक है, ये राष्ट्रपति की स्वाविवेकी शक्ति नहीं होती है। फिर सेकेंड नंबर में मंत्रिपरिषद के सदस्यों को नियुक्त करना, ये भी राष्ट्रपति की स्वाविवेकी शक्ति नहीं होती है। संसद का सत्र बुलाना, ये भी राष्ट्रपति की स्वाविवेकी शक्ति नहीं होती है। विदेश यात्रा करना, ये भी राष्ट्रपति की स्वाविवेकी शक्ति नहीं होती है। इस प्रकार ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। तो देखिए इसी प्रकार के क्वेश्चन जो है वो राष्ट्रपति की शक्तियों से रिलेटेड पूछा जाता है, ऐसे पॉइंट्स दिया जाता है, उसके बाद नीचे में ऑप्शन दिया जाता है। तो आप सभी राष्ट्रपति को अच्छे से पढ़ लेंगे। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, पंचायती राज संस्थाओं की न्यूनतम अधिकतम सदस्य संख्या के विषय में क्या सही है। तो देखिए इसमें क्या पूछा जा रहा है, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जो जिला पंचायत है उसमें न्यूनतम और अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, इसके बारे में क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है ग्राम पंचायत में 10 से 20, सेकेंड है ग्राम पंचायत में 15 से 25, थर्ड है जनपद पंचायत में 10 से 25, उसके बाद फोर्थ है जनपद पंचायत में 15 से 35, उसके बाद पाँचवा है जिला पंचायत में 15 से 40, उसके बाद छठवा है जिला पंचायत में 10 से 35। तो देखिए फिर इसको पहचाना बहुत ही ज़्यादा इजी है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। मैं आप सभी को बता देती हूँ, चाहे वो ग्राम पंचायत हो, चाहे वो जनपद पंचायत हो, चाहे वो जिला पंचायत हो, ये वाला नहीं आएगा, ठीक है। चाहे वो ग्राम पंचायत हो, जनपद पंचायत हो, चाहे जिला पंचायत हो, इन तीनों में जो न्यूनतम सदस्य संख्या है वो हमेशा 10 है, ठीक है। याद रखेंगे, जो जिला पंचायत है, जनपद पंचायत है और ग्राम पंचायत है, इन तीनों में न्यूनतम सदस्य संख्या 10 है, ठीक है। अधिकतम ग्राम पंचायत में 20 होता है, अधिकतम जनपद पंचायत में 25 होता है और अधिकतम जिला पंचायत में 35 होता है। तो इस प्रकार से आप सभी देख रहे हैं कि एक ही ऑप्शन ऐसे हैं इनमें जिनमें जो ग्राम पंचायत या फिर जनपद पंचायत हो या फिर जिला पंचायत हो उसमें 10 दिया हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार न्यूनतम भी अगर आप सभी को याद रहेगा और इस प्रकार से ऑप्शन दिए रहेगा तो आप सभी जो है बना सकते हैं। तो इस प्रकार देखिए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला, ठीक है, उसके बाद तीसरा, उसके बाद छठवां। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, पहला, तीसरा, छठवां। तो ये वाला जो ऑप्शन है ऑप्शन सी ये सही आंसर है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप सभी इसको अच्छे से याद रखेंगे। अब आगे चलते अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा बैंक लोगों को ऋण नहीं देता। ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। जो सीजी व्यापम है उसका बैंक से रिलेटेड, खासकर आरबीआई बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन सीजी व्यापम में ज़रूर पूछे जाते हैं। देखिए कौन सा बैंक लोगों को ऋण नहीं देता, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, सहकारी बैंक, इनमें से कोई नहीं। तो लोगों को डायरेक्ट ऋण कौन सा बैंक नहीं देता है, आरबीआई, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक। ये जो भारतीय रिजर्व बैंक है वो बैंकों को ऋण देता है, ठीक है, ये लोगों को डायरेक्ट ऋण नहीं देता है। याद रखेंगे आप सभी, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, भारतीय रिजर्व बैंक, ये लोगों को ऋण नहीं देता है।
अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया गया है? ऑप्शन ए खनन एवं उत्खनन, बी विनिर्माण, सी विद्युत गैस एवं जल आपूर्ति, डी निर्माण। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर द्वितीय क्षेत्र करके दिया हुआ है, प्राथमिक क्षेत्र, इन सभी से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है विनिर्माण, विद्युत गैस एवं जल आपूर्ति और निर्माण। खनन और उत्खनन जो है वो द्वितीय क्षेत्र में नहीं आता है। तो इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन ए। ये जो खनन और उत्खनन है ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। किस में आता है? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब आगे चलते अगला क्वेश्चन देखते हैं। सियाचिन क्या है? तो ये भूगोल के क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है। सियाचिन क्या है? और जो बैंक वगैरह वाला क्वेश्चन मैं कराई और अभी ये जो क्वेश्चन कराई हूँ प्राथमिक क्षेत्र, ये अर्थव्यवस्था के अंतर्गत का क्वेश्चन है। जो इकोनॉमिक सर्वे है उससे मीन्स जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमिक्स है, उसमें उसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। सियाचिन क्या है? हिमनद, रक्षा क्षेत्र, झरना, गोदावरी, ज्वालामुखी, बैरन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सियाचिन क्या है फ्रेंड्स? सियाचिन एक ग्लेशियर है। ग्लेशियर मीन्स हिमनद क्षेत्र है, ठीक है। क्या है? हिमनद क्षेत्र है। और ये जो सियाचिन है, ठीक है, वो कौन से हिमालय के अंतर्गत आता है? आप सभी मुझे कमेंट करके बताएंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी कुछ समय पहले व्यापम के दौरान एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा भी गया था कि इनमें से कौन सा जो ग्लेशियर है, ठीक है, वो वृहद हिमालय में स्थित नहीं है। इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो ग्लेशियर को ही हिमनद कहते हैं, है ना। तो आप सभी को पता होना चाहिए सियाचिन जो है बहुत ही फेमस ग्लेशियर है या फिर हिमनद क्षेत्र है। तो ये जो सियाचिन है वो कौन से हिमालय के अंतर्गत आता है? मीन्स हिमालय का जो वर्गीकरण है, वृहद हिमालय, ट्रांस हिमालय, लघु हिमालय, ठीक है। तो ये किस में आता है? आप सभी मुझे कमेंट करके बताएंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर नहीं पता है तो भी आप सभी मुझे कमेंट कर देंगे, मैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। अब आगे चलते अगला क्वेश्चन देखते हैं। गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड विलियम बेंटिक की निम्नलिखित में से कौन सी उपलब्धि थी? स्थायी बंदोबस्त, तो ये तो नहीं था। असीरगढ़ किले पर अधिकार, ये भी नहीं था। पंजाब का विलय, ये भी नहीं था। इसका आंसर होगा ठगी का दमन। लॉर्ड विलियम बेंटिक की ये जो ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से ठगी का दमन जो है, इस कार्य को लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम पर ही किया गया था। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन मौर्य वंश का अंतिम शासक था? तो देखिए ऑप्शन दिया हुआ है कुणाल, दशरथ, बृहदत्त, संप्रति। तो इनमें से कौन मौर्य वंश का अंतिम शासक था? बृहदत्त। कौन था? बृहदत्त। जो बृहदत्त है वो मौर्य वंश का अंतिम शासक था। मैं आप सभी को पहले ही बता चुकी हूँ, मौर्य वंश, गुप्त वंश, ठीक है, इन सभी से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाता है। और इसी तरीके से वर्धन वंश है, उससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर एक चट्टान को तराशकर बनाया गया? तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी सम परीक्षक जो एग्जाम है उसमें पूछा गया था। तो देखिए ऑप्शन दिया हुआ है कैलाश मंदिर, एलोरा, दशावतार मंदिर, देवगढ़, पार्वती मंदिर, कचना, जगन्नाथ मंदिर, पुरी। तो जो एक चट्टान है उसको तराश कर बनाया गया मंदिर कौन सा है? कैलाश मंदिर, जो कि कहाँ है? एलोरा में, ठीक है, कैलाश मंदिर, एलोरा। तो आप सभी इसको अच्छे से याद रखेंगे। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए कि प्रधानमंत्री राज्यसभा का एक सदस्य है और राज्यसभा एक शासकीय विधेयक को पारित नहीं करती है, तो क्या होगा? ये क्वेश्चन भी सम परीक्षक एग्जाम में जो क्वेश्चन था फ्रेंड्स, वहीं से मैं उठाई हूँ, है ना, क्योंकि ये संविधान का क्वेश्चन है और इसी प्रकार के क्वेश्चन जो है व्यापम अब पूछने लगा है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आप सभी को एग्जाम का नाम इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कुछ बच्चे जो है वो कमेंट करते हैं कि मैम ये सीजी व्यापम का क्वेश्चन नहीं है, आप कोई और क्वेश्चन करवा रहे हो, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ऐसा करके। तो इसलिए मैं आप सभी को बता दे रही हूँ ताकि आप सभी चेक भी कर पाए कि हाँ ये क्वेश्चन है करके, है ना, जो भी बच्चों को डाउट आता है। और साथ ही इसमें मैं जैसा कि लास्ट टाइम आरआई के क्वेश्चन पेपर्स करवाई थी, है ना, तो उसी समय में फ्रेंड्स अमीन का एग्ज़ाम हुआ था, जल संसाधन विभाग वाला, और पटवारी का भी एग्ज़ाम हुआ था। तो उन्हीं में से कोई एक क्वेश्चन पेपर, है ना, क्योंकि क्या होता है व्यापम में फर्स्ट वाला पेज जो है वो मांग लेते हैं ना, तो पता नहीं चलता कि वो कौन से पेपर का है करके। तो मैं उसी में से ही किसी एक क्वेश्चन पेपर को भी इसमें ऐड करी हूँ, जिसके क्वेश्चंस भी बीच बीच में हैं, है ना। तो आप सभी जो है अगर कोई भी डाउट आए, आप सभी को जो भी कमेंट करते हैं कि ये व्यापम का क्वेश्चन पेपर नहीं है, तो आप सभी चेक कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या है, मान लीजिए कि जो प्रधानमंत्री है वो राज्यसभा का सदस्य है, ठीक है, और राज्यसभा एक शासकीय विधेयक को पारित नहीं करती है, तो क्या होगा?
प्रधानमंत्री त्याग पत्र दे देगा, मंत्रिपरिषद त्याग पत्र दे देगा, कोई त्याग पत्र नहीं देगा, राष्ट्रपति संयुक्त सत्र आहूत करेगा। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ना वो क्यों पूछा गया है, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य हो या फिर लोकसभा का सदस्य हो, ठीक है, अगर कोई भी विधेयक जो है वो लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, ध्यान से सुनेंगे आप सभी, ठीक है, लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है शासकीय विधेयक, और अगर शासकीय विधेयक लोकसभा में पारित नहीं होता है तो उस कंडीशन में प्रधानमंत्री को और मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है, ठीक है। तो उसी के तर्ज पर यहाँ पर राज्यसभा से क्वेश्चन उठाया गया है, लेकिन फिर राज्यसभा के लिए ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य हो तो भी अगर कोई भी शासकीय विधेयक राज्यसभा में लाया जाता है और वो पारित नहीं होता है तो ना ही प्रधानमंत्री त्याग पत्र देते हैं और ना ही मंत्रिपरिषद त्याग पत्र देती है, ठीक है। ये कंडीशन जो है वो लोकसभा के लिए है, राज्यसभा के लिए नहीं है। अगर कोई भी शासकीय विधेयक पारित नहीं होता है तो उस कंडीशन में कोई भी त्याग पत्र नहीं देगा, ठीक है, और राष्ट्रपति संयुक्त सत्र आहूत करेगा। तो ये जो 3 और चौथा ऑप्शन है ये दोनों सही हैं, ठीक है। किसके लिए? राज्यसभा के लिए। मीन्स राज्यसभा का सदस्य भी है, ठीक है, अगर प्रधानमंत्री और वहाँ पर कोई शासकीय विधेयक लाया जाता है तो भी किसी को भी त्याग पत्र नहीं देना पड़ेगा अगर शासकीय विधेयक पारित नहीं होता है, क्योंकि फिर जो प्रधानमंत्री है और जो मंत्रिपरिषद होता है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, राज्यसभा के प्रति नहीं, ठीक है। इसलिए अगर लोकसभा में कोई शासकीय विधेयक पारित नहीं होता है तब उनको त्याग पत्र देना पड़ता है और राज्यसभा के लिए ये कंडीशन लागू नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं कौन सा वाला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, जिसमें 3rd और 4th दिया हुआ है, ये सही आंसर है। कोई त्याग पत्र नहीं देगा और राष्ट्रपति संयुक्त सत्र आहूत करेगा। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक पत्थर को एक इमारत के छत से ज़मीन तक गिरने में 4 सेकंड का समय लगता है, इमारत की ऊंचाई है। तो देखिए फ्रेंड्स ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है, जो सीजी व्यापम के नॉर्मल एग्जाम में भी पूछ दिया गया है ना। तो ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ना, लेकिन फिर भी जो बच्चे कभी भी फिजिक्स नहीं पढ़े होंगे, है ना, अदर सब्जेक्ट वाले, तो उनके लिए ये डिफ़िकल्ट होगा। देखिए क्या बोला जा रहा है, एक पत्थर को एक इमारत के छत से ज़मीन तक गिरने में 4 सेकंड का समय लगता है, तो इमारत की ऊंचाई बतानी है अपने को। तो देखिए यहाँ पर एक पत्थर जो है एक इमारत से गिर रहा है, ठीक है, तो आप सभी ने पढ़ा होगा गति के समीकरण। तो जो गति के समीकरण है उससे ये क्वेश्चन पूछा गया है, और यहाँ पर क्या पूछा गया? ऊंचाई, ठीक है, क्या पूछा गया? ऊंचाई। तो कौन सा वाला फार्मूला लगेगा इसमें? S = UT + ½ AT², ठीक है, कौन सा वाला फार्मूला लगेगा? S = UT + ½ AT², ठीक है, जहाँ U जो है वो प्रारंभिक वेग है, T जो है वो समय है, ठीक है, A जो है वो त्वरण है, ठीक है, एक्सेलरेशन, और T जो है यहाँ पर फिर से टाइम है, और S क्या है? विस्थापन है। क्या है? विस्थापन। तो देखिए अगर कोई भी पत्थर ऊपर से नीचे आएगा, ठीक है, तो उसका विस्थापन ही तो होगा ना। तो जो विस्थापन है वो किसके बराबर होगा? अगर छत से कोई भी पत्थर जो है ज़मीन पर गिरता है तो उसका विस्थापन किसके बराबर होगा? ऊंचाई के बराबर होगा ना इमारत की, ठीक है। तो ये जो एस है यही क्या होगा? ऊंचाई होगा। क्या होगा? ऊंचाई होगा, ठीक है। तो इसको आप एच भी लिख सकते हैं। अब देखिए क्या बोला गया, एक पत्थर को एक इमारत के छत से ज़मीन तक गिराते हैं, है ना, मीन्स इमारत की छत से गिराया जा रहा है ना। तो देखिए यहाँ पर प्रारंभिक वेग दिया है क्या? नहीं दिया गया है, ठीक है। और आप सभी याद रखेंगे कि अगर कोई भी बॉडी, है ना, बॉडी कहने का मतलब कोई भी वस्तु ऊपर से नीचे अगर स्वतंत्रतापूर्वक गिरता है, ठीक है, गुरुत्व के अधीन, तो ये जो u होता है ना, प्रारंभिक वेग, और देखिए यहाँ पर प्रारंभिक वेग दिया भी नहीं हुआ है ना। तो देखिए फिजिक्स में कभी भी अगर आप सभी गति के समीकरण से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ध्यान में रखेंगे अगर प्रारंभिक वेग नहीं दिया हुआ है, ठीक है, और इस प्रकार से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें जो प्रारंभिक वेग होता है वो हमेशा 0 होता है, ठीक है। अगर गुरुत्व के अधीन कोई भी वस्तु स्वतंत्रतापूर्वक गिर रहा है तो उसका प्रारंभिक वेग हमेशा 0 होता है। तो u = क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? u = 0, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो हमें कुछ बताया ही नहीं जा रहा है, बस ये बोल दिया जा रहा है कि एक पत्थर को एक इमारत के छत से ज़मीन तक गिरने में 4 सेकंड का समय लगता है। मीन्स जब पत्थर को छोड़ा गया होगा, ठीक है। देखिए कभी भी ना क्वेश्चन में अगर प्रारंभिक वेग रहता है ना तो बताया जाता है कि किसी भी पत्थर को या फिर वस्तु को इतने वेग से फेंका गया, तो वो क्या होता है? प्रारंभिक वेग होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ है कि प्रारंभिक वेग क्या है, कुछ भी नहीं, बस बोला जा रहा है कि पत्थर को गिरा दिया गया,
ठीक है। मीन्स पत्थर जो है वो ज़मीन में गिर गया 4 सेकेंड में, तो इसका मतलब ये है कि जो प्रारंभिक वेग है वो 0 है। तो देखिए u और t है ना, 0 और t का इंटू करेंगे तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा। अब बच गया मेरे पास ये, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ AT² h इज इक्वल टू, तो ये कितना दिया हुआ है 4, तो ये t का अगर मैं इसका a नहीं t जो है वो 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। देखिए अच्छे से बता देती हूँ मैं, ये हाफ है। ए क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। तो ए को यहाँ पर गुरुत्व के अधीन गिरता है तो उसको जी लेते हैं, क्या लेते हैं जी, और जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो ये वैल्यू याद रखना है यहाँ पर, क्योंकि दिया भी नहीं हुआ है। और यहाँ पर टी का स्क्वायर मीन्स 4 सेकेंड करके दिया हुआ है, तो 4 का स्क्वायर करूँगी तो कितना आ जाएगा, 4 चौक 16। अब 2 से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 2 अट्ठे 16। तो हमें किसका किसका इंटू करना है, जी इंटू 8। तो जी की वैल्यू कितनी है 9.8 क्रॉस 8, तो इन दोनों का इंटू कर देंगे। तो देखिए 9.8 इंटू 8, तो 88 64 का 4 है ना। अब देखिए इसके आगे आपको सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं, इसमें एक ही ऑप्शन ऐसा दिया हुआ है जिसमें 4 है, ठीक है कि नहीं। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जो बच्चे फिजिक्स वाले हैं या फिर जिन्होंने कभी भी गति के समीकरण को पढ़ा होगा, कभी भी कोई ऐसा एग्जाम दिया होगा जिसमें इसका यूज़ होता है, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस में काउंट होता है। लेकिन जो बच्चे कभी नहीं पढ़े उनके लिए ये बहुत ही डिफिकल्ट भी है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन डी है वो सही आंसर है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इतना ही आने वाला है। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और साथ ही मैं आप सभी को बता देती हूँ कि इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ही रेयर हैं। ये क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है सीजी व्यापम के द्वारा, लेकिन हाँ जो साइंस है उससे क्वेश्चन जो है अच्छे लेवल के भी पूछ देता है व्यापम में। जो भी बच्चे हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट भी ज़रूर करिएगा। आप सभी लाइक और कमेंट करते हैं, यही हमारे लिए फीडबैक होता है। और जो नए बच्चे देख रहे हैं वो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी सही सुमेलित नहीं है, अमेज़न, ब्राज़ील, यांगसी क्यांग चीन, सी नील नदी मिस्र, डी मिसिसिपी ऑस्ट्रेलिया। तो यही सही सुमेलित नहीं है, तो हमारा ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ये जो मिसिसिपी है ये अमेरिका के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। ये विश्व भूगोल का क्वेश्चन है, ठीक है, विश्व भूगोल का। तो आप सभी जो है विश्व भूगोल भी नदी वगैरह से क्वेश्चंस वगैरह देख लेंगे। और इसमें फ्रेंड्स जैसा कि मैं अभी आप सभी को बताई कि जो यू वाला है ना, यू किस प्रकार से 0 हुआ, तो मैं आप सभी को इसको इतना इसलिए समझाई हूँ कि अगर इस प्रकार के क्वेश्चन रिपीट हो जाता है तो आप सभी उसको समझ करके सॉल्व कर सकें, ठीक है। क्योंकि कई बच्चे ऐसा भी कमेंट करते हैं कि मैम आप बहुत टाइम तक समझाते हो, टाइम वेस्ट हो जाता है। तो देखिए अगर मैं समझाऊंगी नहीं तो आप सभी को समझ में कैसे आएगा, है ना। हर बच्चा जो है उसका माइंड इतना डेवलप नहीं होता है कि वो किसी भी क्वेश्चन को एक ही बार में समझ जाए। इसलिए मैं सभी बच्चों को साथ लेकर चलती हूँ और इतना समझाने की कोशिश करती हूँ कि जो बच्चा कुछ भी नहीं भी जानता है तो भी उसको कम से कम कुछ तो समझ में आ जाए, है ना। तो आप सभी जो भी थोड़ा बहुत मैनेज करके चला कीजिए। और अगर आप सभी को पता है ना, कोई भी चीज़ जो मैं बताती हूँ तो आप सभी स्किप कर सकते हैं, आगे जाके देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि वीडियो तो आप लोग देख रहे हैं तो सब कुछ आपके हाथ में ही है। अगर अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये फिर से रिपीट हो गया है ना पिछला क्वेश्चन, कौन सा बैंक लोगों को ऋण नहीं देता है ना, आरबीआई वाला है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स ये वही क्वेश्चन है जो मैं पिछले वीडियो में कराई थी, कुछ अलग प्रकार से दिया हुआ था। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो है लास्ट टाइम जो एग्जाम्स हुआ था आरआई, पटवारी, अमीन वगैरह, उसमें तीनों ही लगभग आई थिंक मेरे ख्याल से, मतलब जितना मुझे याद है उसके हिसाब से सब में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था, ठीक है। तो ये जो मौलिक अधिकार है इससे तो एक नया क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है सीजी व्यापम में, तो आप सभी हर चीज़ को ध्यान में रखेंगे। तो देखिए कल मैं इसको अच्छे से बता चुकी हूँ, तो इसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा और बता देती हूँ। तो 19 का में क्या था, सबसे पहले मैं आप सभी को बताई थी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। फिर 19 खा में क्या था, सभा करने की स्वतंत्रता, तो यहाँ पर दिया हुआ है शांतिपूर्वक सम्मेलन का, ठीक है। उसके बाद सी क्या था, है ना, मतलब 19 का क्या था, मीन्स सी नंबर में तीसरे नंबर में था संगम बनाने की स्वतंत्रता, मीन्स संघ बनाने का। तो देखिए यहाँ पर वर्ड को चेंज कर दिया गया है ना, ये संघ बनाने की स्वतंत्रता को संगम बनाने का स्वतंत्रता करके दिया हुआ है। उसके बाद था घूमने फिरने की आज़ादी के लिए, ठीक है, मीन्स घूमने की स्वतंत्रता,
तो आभात संचरण का करके यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस प्रकार से देखिए वर्डिंग को चेंज करके वही क्वेश्चन रिपीट किया गया है। तो अगर आप सभी ने अच्छे से समझा होगा तो डेफिनेटली आप सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा, तो देखिए ऑप्शन को आप सभी थोड़ा सा, है ना, तो एक नीचे क्या आना चाहिए, सेकेंड, है ना, ये पहला है, तो एक नीचे सेकेंड वाला 2 ऑप्शन है। फिर देखते हैं बी मीन्स 19 खा में क्या आएगा, चौथा नंबर का, तो ये तो कट गया, तो ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर होगा, क्योंकि बी के नीचे चौथा आएगा शांतिपूर्वक सम्मेलन, है ना, और सी के नीचे पहला आएगा संगम वाला, ठीक है, और डी के नीचे आएगा तीसरा आभात संचरण का। इस प्रकार ऑप्शन डी जो है वह सही आंसर है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य का प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित था। देखिए मैं पिछला क्वेश्चन करवाई थी, उसमें भी विजयनगर साम्राज्य से क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप सभी विजयनगर साम्राज्य को अच्छे से पढ़ लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जो विजयनगर साम्राज्य है, ठीक है, इसका प्रसिद्ध शासक जो थे कृष्णदेव राय, वो किस वंश से संबंधित थे, तुलु वंश से संबंधित थे। किससे थे, तुलु वंश से। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तिथि को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी दी गई थी, 23 मार्च 1931 को, ठीक है, 23 मार्च 1931 को। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, राज्य विधानसभा और राज्य विधान परिषद की बैठकों में भाग लेने के लिए कौन योग्य है यदि वह सदन का सदस्य नहीं है। क्या पूछा जा रहा है, राज्य विधानसभा में और विधान परिषद दोनों की बैठकों में ऐसा कौन व्यक्ति है जो भाग ले सकता है जबकि वह सदन का सदस्य नहीं है। तो याद रखेंगे कि मंत्री और साथ ही महाधिवक्ता, ठीक है, कौन कौन, मंत्री और महाधिवक्ता राज्य विधानसभा और राज्य विधान परिषद के किसी भी बैठक में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो वहाँ के सदस्य रहे या ना रहे, क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए कि जो मंत्री हैं वो विधानसभा विधान परिषद किसी का भी हो सकता है सदस्य, ठीक है। तो इस प्रकार कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन देखिए सेकेंड नहीं, पहला वाला मंत्री और महाधिवक्ता। तो पहला और तीसरा किस में दिया हुआ है, आप सभी ऑप्शन देखिए, ऑप्शन सी, कौन सा वाला, ऑप्शन सी। तो इस प्रकार ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, पहला और तीसरा, मंत्री और महाधिवक्ता। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारत का नदी द्वीप जिसे हाल ही में जिला घोषित किया गया है, तो ये उस टाइम का क्वेश्चन है ना। तो याद रखेंगे कि भारत का नदी द्वीप कौन सा है, माजुली, ठीक है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है ना, उसके द्वारा बनाया गया द्वीप है और ये असम के अंतर्गत आता है, माजुली। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, आज़ाद हिंद फौज के विरुद्ध लाल किला मुकदमे में निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध आरोप नहीं लगाया गया। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीट होता है। तो याद रखेंगे कि आज़ाद हिंद फौज के विरुद्ध लाल किला मुकदमे में किसके विरुद्ध आरोप नहीं लगाया गया था, कैप्टन मोहन सिंह के विरुद्ध आरोप नहीं लगाया गया था। बाकी कैप्टन सागर, लेफ्टिनेंट ढिल्लो और कर्नल शाह नवाज, इन तीनों के विरुद्ध आरोप लगाया गया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन है, कैप्टन मोहन सिंह। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन का समकालीन बंगाल का शासक निम्नलिखित में से कौन था। तो देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, गोपाल, धर्मपाल, देवगुप्त, शशांक। तो आप सभी को इसको जानने के लिए थोड़ा सा छोटा सा स्टोरी मैं बता दे रही हूँ ताकि आप सभी के दिमाग में रहे। देखिए ये जो हर्षवर्धन थे, है ना, इन लोग 3 भाई बहन थे। कहने का मतलब है हर्षवर्धन के एक भैया भी थे, उनका नाम था राज्यवर्धन। क्या नाम था, राज्यवर्धन, ठीक है, और इनकी बहन थी राज्यश्री। कौन थी, राज्यश्री। राज्यवर्धन और राज्यश्री हर्षवर्धन के भाई और बहन थे। तो ये जो राज्यश्री है, इनका विवाह हुआ था कन्नौज के मौखरी राजा ग्रहवर्मा से। किससे हुआ था, ग्रहवर्मा से। तो ये जो ग्रहवर्मा है, इसकी हत्या कर दी है ना देवगुप्त ने। किसने कर दी, देवगुप्त ने, और राज्यश्री को बंदी बना लिया। तब जो राज्यवर्धन है, उन्होंने देवगुप्त को मार डाला। लेकिन उसी समय देवगुप्त के मित्र थे शशांक। कौन थे, शशांक। याद रखेंगे ये जो शशांक है इनका नाम। तो ये जो शशांक है, इन्होंने राज्यवर्धन की हत्या कर दी। किसकी हत्या कर दी, राज्यवर्धन की हत्या कर दी, है ना। तो यही जो शशांक था, यही था बंगाल का शासक। कहाँ का शासक था, बंगाल का शासक, ठीक है। तो ये जो बंगाल का शासक था शशांक, यही हर्षवर्धन का समकालीन था, ठीक है। उसके बाद जो राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद हर्षवर्धन को राजा बनाया गया, फिर इनके बीच फिर युद्ध वगैरह हुआ, फिर शशांक को इन्होंने पराजित कर दिया। तो हर्षवर्धन का समकालीन कौन था, शशांक था, बंगाल का शासक। अब आगे चलते अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक कैल्शियम का अच्छा स्रोत नहीं है। तो देखिए ऑप्शन ए दिया हुआ है, रागी, अंडा, दूध, चावल। तो कैल्शियम का एक अच्छा स्रोत कौन सा नहीं है, चावल, ठीक है।
बाकी ये तीनों जो है कैल्शियम के अच्छे स्रोत हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है ये भी फिजिक्स से पूछा गया है। देखिए इसमें क्या पूछा गया है। वो एक साइड उपकरण का नाम दिया हुआ है और दूसरे साइड उसका यूज़ दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें इसका मिलान करना है। तो देखिए इसमें ऑप्शन भी हम साथ में देखते जाएंगे। टैकोमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो टैकोमीटर किसके लिए होता है? घूर्णन गति के लिए होता है। किसके लिए होता है? घूर्णन गति के लिए होता है। ऑप्शन 3। तो इस प्रकार से अगर आप सभी ऑप्शन देखेंगे तो देखिए आप सभी को और भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एक ही ऑप्शन ऐसा दिया हुआ है जिसमें ए के नीचे थर्ड दिया हुआ है, ऑप्शन बी। तो टैकोमीटर के लिए आएगा घूर्णन गति, पैरोमीटर के लिए आएगा उच्च ताप क्रम, बी के नीचे पहला दिया हुआ है। वोल्टमीटर के लिए आएगा विभवांतर और वोल्टामीटर के लिए आता है विद्युत विच्छेदन। तो इस प्रकार ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस भारतीय नदी में डॉल्फिन पाई जाती है? तो गंगा नदी में पाई जाती है डॉल्फिन। कौन सी नदी में? गंगा नदी में। ये भूगोल का क्वेश्चन है। ठीक है, और ये विश्व भूगोल का क्वेश्चन फिर से। इनमें से कौन सा सही है? कर्क रेखा 23 हाफ डिग्री दक्षिणी अक्षांश, तो ये गलत है। ठीक है, यहाँ पर आता है उत्तरी अक्षांश। मकर रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा, तो ये भी गलत है। एक्चुअली में ये होता है 23 हाफ डिग्री दक्षिणी अक्षांश होता है। भूमध्य रेखा 23 सहित हाफ डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, तो ये भी गलत है क्योंकि भूमध्य रेखा होता है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। तो एक ही ऑप्शन बचा जो कि सही होगा, ऑप्शन डी, उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री अक्षांश। और यही जो ऑप्शन है वो सही आंसर है। तो यही पूछा गया है इनमें से कौन सा सही आंसर है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था आज का। ठीक है, तो आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो भी नए बच्चे हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और कोई भी डाउट आता है तो बेशक आप सभी मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।